हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 26 दिसंबर। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। सवाल शुरू करने से पहले आप लोग जान लीजिए कि हमारी जीएस विथ प्रेम के इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर डेली रिकॉर्डेड मोड में करंट की क्लास जो कि 10 से 20 मिनट के बीच में करवाए जाते हो। यहाँ पे कई सारे इम्पोर्टेंट्स जो करंट अफेयर की क्वेश्चन होते हैं उनको यहाँ पर शामिल किया जाता है और उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी यहाँ पर क्लियर डिस्कस किया जाता है और लास्ट में एक क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को देना होता है। तो आप लोग हमारी इस करंट के क्वेश्चन से जुड़ें। जल्दी हम लोग जीएस का क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं नए साल से लगभग, जिसमें आपको लेखपाल और होमगार्ड्स तथा सभी यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ामों के लिए तथा यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए और आरओ जो हाई कोर्ट की भर्ती आने वाली है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। तो आज का पहला सवाल है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति ने पुस्तक इंडियाज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन द मोदी इरा किसके द्वारा लिखा गया। जी हाँ, हाल ही में उपराष्ट्रपति ने एक पुस्तक जो कि इंडिया इकोनॉमिक्स एम्पावरमेंट इन मोदी इरा का विमोचन किया है, यह किसके द्वारा लिखा गया। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर बी शशि थरूर, ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर सिकंदर कुमार, ऑप्शन नंबर डी विवेक देवराय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर सिकंदर राय। जी हाँ, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाल ही में उपराष्ट्रपति के द्वारा पुस्तक इंडियाज इकोनॉमिक्स एम्पावरमेंट की इन द मोदी एरा का एक विमोचन किया गया जिसके लेखक प्रोफेसर सिकंदर कुमार जी हैं। आइए इसकी व्याख्या हम लोग अगले स्लाइड पे देखेंगे। अगले स्लाइड पे इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उपराष्ट्रपति, जी हाँ, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा सांसद और शिक्षाविद डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण इंडियाज इकोनॉमिक्स एम्पावरमेंट इन मोदी एरा, जी हाँ, मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण जिसे इंडियाज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन मोदी एरा पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के बदलती आर्थिक तस्वीर और भविष्य की संभावनाओं पर केंद्रित है। सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने पुस्तक के विषय पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह किताब पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक गवर्नेंस और उनकी दूरदर्शी सोच का विश्लेषण करती है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक दर्शाती है कि 2014 में दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला 2025 तक चौथी 27 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की दहलीज पर खड़ा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये जो पुस्तक है जो कि मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, जी हाँ, मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, ये पुस्तक हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा विमोचित किया गया और इसके लेखक जो हैं हमारे प्रोफेसर सिकंदर कुमार जी हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें 11 वर्षों में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इकोनॉमिक गवर्नेंस और उनकी दूरदर्शी सोच को लेकर काम किया गया है। जैसे कि 2014 में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और आज 2025 में वह चौथी तथा 27 में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। तो उसका भी इसमें किया गया है। यह पुस्तक कुल 8 अध्यायों में विभाजित है। यह भी आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का पहला शून्य अपशिष्ट जीरो वेस्ट मॉडल आधारित ई कचरा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। जी हाँ, भारत का पहला शून्य अपशिष्ट मॉडल ई आधारित ई कचरा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पुणे महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर डी होलंबी कला दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होलंबी कला दिल्ली में। जी हाँ, भारत का पहला शून्य अपशिष्ट मॉडल आधारित ई कचरा पार्क होलंबी कला दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे, अगले स्लाइड पे देखेंगे। होलंबी कला दिल्ली भारत का पहला शून्य अपशिष्ट मॉडल आधारित ई कचरा पार्क ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली के होलंबी कला उत्तरी दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है, जिसे दिल्ली सरकार और निजी भागीदारों के सहयोग से बनाया जा रहा है, जिसका लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन और पुनर्चक्रण करना है।
यह भारत का पहला एकीकृत ई कचरा पुनर्चक्रण इको पार्क है जो चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और यह प्रतिवर्ष 51,000 मीट्रिक टन कचरे को संसाधित करने की क्षमता रखता है और इसका लक्ष्य 25% दिल्ली के 25% कचरे का प्रबंध करना है और हरित रोजगार सृजित करना है। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हमारी इकोनॉमिक की दृष्टि से। तो होलंबिक कला दिल्ली में भारत का पहला शून्य अपशिष्ट मॉडल आधारित ई कचरा पार्क स्थापित किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। यह प्रतिवर्ष 51,000 मीट्रिक टन कचरे का संसाधित करेगा और दिल्ली में 25% कचरे का प्रबंध भी करेगा ये। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और अब हम लोग चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। आज का तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे निधन से है। इसे भी और बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, आप लोग इसे जरूर लिखिएगा देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल, जी हाँ विनोद कुमार शुक्ल, जिनका हाल ही में निधन होगा, किस भाषा के साहित्यकार थे? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी मलयालम, ऑप्शन नंबर सी मराठी, ऑप्शन नंबर डी कन्नड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी। यहाँ प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का हाल ही में निधन हुआ और यह हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। आइए इनके बारे में पूरी विस्तृत व्याख्या जानेंगे अगले स्लाइड पे। ज्ञानपीठ से सम्मानित, जी हाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का मंगलवार को निधन हो गया। 89 वर्षीय विनोद कुमार शुक्ल की तबीयत काफ़ी नाजुक थी। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में हुआ था। शिक्षा को पेशे के रूप में चुनकर उन्होंने अधिक समय साहित्य सृजन में लगाया। वह हिंदी भाषा साहित्य के ऐसे लेखक रहे जिनमें सरल भाषा, गहरी संवेदनशीलता और सृजनात्मक लेखन के लिए जाना जाता है। वर्ष 2024 में उन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के 12वें ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें सम्मान प्राप्त हुआ और छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग कई फैक्ट इनसे संबंधित याद करिए आप लोग। पहला तो इनकी मृत्यु जो है 89 वर्ष की उम्र में हुई और इनका जन्म जो है 1 जनवरी 1937 को हुआ, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुआ। इनकी मृत्यु जो हुई रायपुर में हुई है। जी हाँ, रायपुर छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद फिर अगला फैक्ट याद करेंगे कि हिंदी भाषा के साहित्यकार थे, ये भी फैक्ट याद करेंगे। फिर अगला देखेंगे कि वर्ष 2024 में उन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान हुआ। जी हाँ, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें दिया गया 2024 में। और यह विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के 12वें ऐसे कवि थे जिन्हें यह सम्मान मिला है। जी हाँ, 12वें ऐसे कवि थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के मिला था और छत्तीसगढ़ के पहले लेखक थे। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के यह पहले लेखक थे। अगला देखेंगे कि उनकी पहली कविता लगभग जय हिंद, जी हाँ लगभग जय हिंद 1971 में प्रकाशित हुई थी। लगभग जय हिंद जो कविता उनकी है 1971 में प्रकाशित हुई और 1979 में प्रकाशित नौकर की कमीज पर फिल्म भी बनी थी। जी हाँ, 1979 उनकी एक नौकर की कमीज थी जिस पर फिल्म भी बनाई गई थी। दीवार में खिड़की रहती थी, जी हाँ यह इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए उन्हें 1999 साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा कि हमारे ज्ञानपीठ से सम्मानित 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल जी का निधन हो गया। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आइए ज्ञानपीठ के बारे में हम लोग जानते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी और पहला यह 1965 में जो हमारे कन्नड़ लेखक थे, कन्नड़ लेखक के बारे में आप लोग जानते होंगे, जी शंकर कुरूप जी को मिला था ये जी 1965 में। जी हाँ, यह मलयालम के कवि थे और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें ही 1965 में दिया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो अब हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन आज का डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न ICAO के 42वें सत्र में किस देश को फिर से चुना गया है? जी हाँ, हाल ही में संपन्न ICAO के 42वें सत्र में किस देश को फिर से चुना गया है? इसके ऑप्शन दे लेते हैं। ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत। इसकी व्याख्या हम लोग स्लाइड पर पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO के यहाँ पर उड्डयन होगा, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ICAO के किसी भूमिका के लिए 2025 से 28 की अवधि में भारत को फिर से चुना गया है।
जो उड्डयन सुरक्षा और नियमन में देश की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। यह चुनाव अक्टूबर 2024 में हुआ था, जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण मत हासिल किए थे। भारत ICAO काउंसिल की श्रेणी 3 में है। यह चुनाव भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उसे वैश्विक नागरिक उड्डयन निर्णयों में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर देता है, खासकर विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में। तो यहाँ पर ICAO का फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। जी हाँ, इंटरनेशनल सिटीजन्स एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लोग याद रखिएगा। ये ICAO का फुल फॉर्म है और भारत को 2025 से 28 की अवधि के लिए फिर से इसे चुना गया है और यह काउंसिल के श्रेणी 3 में दर्ज है। नागरिक उड्डयन मंत्री की बात करें तो हमारे किंजरापू राम मोहन नायडू जी, जी हाँ, सबसे युवा मंत्री जो तमिलनाडु से आते हैं, इनको यह नागरिक उड्डयन मंत्री जी हैं हमारे। तो हम लोगों ने चौथा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के वन लाइनर के फैक्ट पर। वन लाइनर में आज हमने 7 क्वेश्चन रखे हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन हम लोग वन लाइनर का देखेंगे कि दिसंबर 2025 में ICC महिला T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय क्रिकेटर ने शीर्ष गेंदबाजों में अपना स्थान बनाया है। तो हमारे दीप्ति शर्मा जी हैं। जी हाँ, दीप्ति शर्मा को जिनको हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं और इनको हाल ही में ICC महिला T20 रैंकिंग्स में शीर्ष गेंदबाजों में अपना स्थान उन्होंने बनाया है। दीप्ति शर्मा जो कि WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी, इनको याद कर सकते हैं। और वनडे विश्व कप में यह शानदार प्रदर्शन करने वाली मैन ऑफ द सीरीज भी रही थी। उन्होंने फाइनल मैच में भी शानदार प्रदर्शन किया था तथा पूरे टूर्नामेंट में भी शानदार प्रदर्शन करके मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था। और यह उत्तर प्रदेश की DSP भी नियुक्त किया गया है, उत्तर प्रदेश में DSP बनाया गया है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। फिर हम लोग अगला देखेंगे कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर किस संस्थान ने अपनी सतत ऊर्जा नीति की शुरुआत की है। तो यह दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा शुरू की गई है। जी हाँ, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सतत ऊर्जा नीति की शुरुआत की है। अगला देखेंगे कि दिल्ली IIT ने एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी अनुसंधान के लिए कौन सा AI एजेंट विकसित किया है। तो एला, जी हाँ, एला, IIT दिल्ली ने एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी अनुसंधान के लिए कौन सा AI एजेंट विकसित किया है। तो एला नियुक्त किया है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट कहते हैं। अगला देखेंगे कि WPL 2026 में दिल्ली कैपिटल टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। तो इसे जेमिमा रोड्रिग्स को। जी हाँ, फाइनल के मैच में इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था और बहुत ही अच्छे से खेलते हैं, बहुत शानदार और धुरंधर खिलाड़ी हैं। इन्हें दिल्ली का कप्तान बनाया गया है। अब WPL में दिल्ली कैपिटल का कप्तान बनाया गया जेमिमा रोड्रिग्स को। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। लखनऊ में। जी हाँ, 25 दिसंबर आज के ही दिन अटल बिहारी जी की जयंती है और आज ही सुशासन दिवस मनाया जाता है। और उन्हीं के उपलक्ष्य में लखनऊ में, जी हाँ, लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लखनऊ में ही अटल बिहारी स्टेडियम भी है जो कि कान्हा स्टेडियम है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे कि सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक किताब से किसने लिखा है। जैसे वासुदेव देवनानी ने लिखा है। जी हाँ, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक किताब को वासुदेव देवनानी जी ने लिखा है। अगला देखेंगे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और एक विश्व उपभोक्ता दिवस होता है। जी हाँ, एक हमारा विश्व उपभोक्ता दिवस होता है। विश्व उपभोक्ता दिवस यह कब मनाया जाता है। तो यह हमारा 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को और विश्व उपभोक्ता दिवस हमारा 15 मार्च को। तो यहाँ पर हम लोगों ने वन लाइनर से संबंधित सभी फैक्ट क्लियर कर लिए। अब हम लोग चलेंगे आज के स्टैटिक जीके के पोर्शन पे। आज के स्टैटिक जीके में हमने तांबा को रखा है। जी हाँ, हम जैसा कि हमने पिछले की वीडियो में लॉयस्क, मैंगनीज तथा बॉक्साइट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और आज हम तांबा कॉपर के बारे में चर्चा करेंगे। कॉपर में सबसे बड़ा उत्पादक की चर्चा करेंगे, भारत का स्थान की चर्चा करेंगे तथा भारत में उत्पादित जगहों के नाम देखेंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ा उत्पादक, जी हाँ, मध्य प्रदेश है जो कि 46 से 60% तक उत्पादन करता है। उसके बाद राजस्थान 39% और झारखंड लगभग 1%। जी हाँ, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड। अगला भंडार की बात करें तो भंडार में सबसे ज़्यादा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, इसे भी आप लोग याद रखिएगा।
अब आइए देखते हैं मध्य प्रदेश कुछ प्रदेशों में जहाँ इनकी मात्रा पाई जाती है, जो वो ऐसे जगह जो हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में ये मलाज खंड में बालाघाट में पाए जाते हैं। राजस्थान में बात करें तो खेतड़ी और खोदरीवा में पाए जाते हैं। झारखंड की बात करें तो सोनमुखी, मूसाबानी और सिंहभूम क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगला देखते हैं, भारत विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 2% से उत्पादित करता है। जी हाँ, भारत जो है विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 2% उत्पादन करता है और वैश्विक स्तर पर यह 30वें स्थान पर है। जी हाँ, वैश्विक स्तर पर यह 30वें स्थान पर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तांबा उत्पादन में, और वैश्विक स्तर पर यह 30वें स्थान पर है। और यह ज़्यादातर आयात पर ही निर्भर रहता है। भारत में तांबा अयस्क की गुणवत्ता वैश्विक औसत से कम है, जिससे खनन महंगा होता है। जी हाँ, भारत में तांबा अयस्क की गुणवत्ता वैश्विक औसत से कम है, जिससे खनन महंगा होता है। आइए विश्व शीर्ष उत्पादक की बात करें तो सबसे ज़्यादा तांबे की राजधानी चिली को बोला जाता है। उसके बाद पेरू, फिर चीन। ये 3 देश हैं जो पहले और दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रेटेजी का पोर्शन क्लियर कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट सेगमेंट पे। जी हाँ, क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे कल का आंसर के बारे में। कल हमने पूछा था कि संविधान प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो संविधान निर्माण के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया, जो कि 29 अगस्त 1947 को किया गया था। जी हाँ, संविधान निर्माण के लिए प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसमें टोटल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखिएगा कि संविधान निर्माण के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसमें टोटल 7 सदस्य थे और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया था। तो हम लोग कल का क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के सवाल पे, क्वेश्चन ऑफ द डे पे। जी हाँ, तो आज का क्वेश्चन हम लोगों ने रखा है कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया था। जी हाँ, जीएसटी को किसके तहत लाया गया था। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 100वें, ऑप्शन नंबर बी 101वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 102वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 103वें संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। और आप ये भी बताइए कि यह किसकी सिफारिश पर लाया गया था। जी हाँ, किसकी सिफारिश पर लाया गया था। इसे भी आप लोग इसका आंसर भी हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आप लोग बताइए कि जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत था और किसकी सिफारिश पर इसे लागू किया गया था। इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।